हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देख रहे हैं उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन पेपर 2020-21 का। तो हमने पार्ट वन में 50 क्वेश्चन देख लिया है, ये होने वाला है पार्ट सेकेंड और यहाँ पे हम 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मस्ट ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। वीडियो देखते हो आप, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दो कि जल्दी से हमारा चैनल थोड़ा ग्रोथ कर ले। और वीडियो को देखते हो तो लाइक कर दिया करो ताकि वीडियो का रीच और लोगों तक बढ़ पाए। ठीक है। और हम बता दें कि ओपीएससी के लिए हमारा कोर्स भी है बॉटनी का, अगर वो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा 2500 में। ठीक है, यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट, हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो बैक्टीरिया के केस में क्या होता है, एस्केरिया कोलाई में मिसमैच रिपेयर होता है। जब डीएनए में डैमेज आ जाता है तो वहां पे मिसमैच रिपेयर होता है। तो जो म्यूट एस एच एल होते हैं, म्यूट प्रोटीन होते हैं, तो वो कैसे पहचानते हैं कि डीएनए में कहाँ पे हमें रिपेयर करना है। तो वहां पे वो देखते हैं कि जो मेथिल ग्रुप होता है ना, वो ओल्ड स्टैंड पे ऐड हो जाता है, तो उसको पहचान लिया जाता है, फिर उसको रिपेयर कर दिया जाता है। तो मिसमैच रिपेयर में रिपेयर करने के लिए जो म्यूट प्रोटीन होता है वो ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर मेथिल ग्रुप को पहचानता है। तो ये ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भैया जब हम देखते हैं सेल डिवीजन पढ़ते हैं, तो सेल डिवीजन में जो मियोसिस होता है, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट होता है, जिसके अंदर होता है एनाफेज फर्स्ट। तो यहाँ पे पूछता है कि मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होता है। देखो, मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन का मतलब है कि जब हम मेटाफेज फर्स्ट पढ़ते हैं तो आधे आधे क्रोमोसोम ऐसे ऐसे जाके अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे। ठीक, ऐसे ऐसे करके इक्वेटर पे अरेंज होते हैं क्रोमोसोम एकदम मेटाफेज फर्स्ट में। तो एनाफेज फर्स्ट आता है, तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, आधे क्रोमोसोम इस पोल पे और आधे क्रोमोसोम इस पोल पे चले जाते हैं। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। यहाँ पे क्या बताया मैं, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होता है। तो आधे क्रोमोसोम एक पोल पे जाना, आधे क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाना, यही है मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन, जो कि एनाफेज फर्स्ट कहेंगे। एनाफेज सेकेंड नहीं कहेंगे। एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। सिंगल क्रॉस ओवर में जो फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट गैमीट का होता है वो हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर का होता है। क्यों होता है, अब देखो यहाँ पे ये क्यों होता है। अब ये कह रहा है कि टेस्ट क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, तो ये होगा नहीं क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस को डिटरमाइन कर रहा है, 1:1 आ रहा है, ये नहीं होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज 50%, यानी क्रॉसिंग ओवर कह रहा है कि हमेशा 50% होता है। तो भैया 50% होता है तो इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, मानते हैं 50% होता है, क्योंकि आगे जाएगा तो वो लिंकेज में चला जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं होगा। ईच क्रॉसओवर टेक्स प्लेस बिटवीन ओनली 2 or 4 क्रोमेटिड ऑफ द होमोलॉगस पेयर। बिल्कुल सही बात करा भैया। जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट बोलते हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो बाइवेलेंट के होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो मॉडर्न व्हीट होता है, जो हम ब्रेड व्हीट बोलते हैं, जिसको गेहूं हम जो खाते हैं, वहां पे 3 अलग अलग प्लांट से एबीडी जीन होते हैं, वो सारे आते हैं। तो ये हेक्साप्लॉयड होता है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। एक स्पीसीज है यहाँ पे 2n=14 है और 2n दूसरा स्पीसीज 2n=20। तो कह रहा है भैया एलो ट्रिप्लॉयड। तो एलो ट्रिप्लॉयड बनाना है तो आपको 3n करना होगा। अगर इसका आप 2n लोगे तो ये 14 रहेगा, इसका n लोगे तो ये 10, यानी कि 24 आएगा। यहाँ पे देखोगे तो 24 नहीं है। अगर हम इसका ले n वाला, तो यहाँ से इसका 2n ले तो यहाँ से 20, और इसका n ले तो यहाँ से कितना आएगा, 7। तो 20 7 27 देखोगे ये आंसर में है। तो मेरे हिसाब से जो आंसर है 27 होना चाहिए। ठीक है, और आपके हिसाब से क्या है वो देखो। एक आंसर मान लो, जैसे ये आता अलग अलग, यहाँ से हैप्लॉइड ले लिया, यहाँ से हैप्लॉइड ले लिया, फिर भी उसको हम बोलते हैं एलो ट्रिप्लॉइड कह सकते हैं। तो कितना क्रोमोसोम नंबर होता, 17 होता, लेकिन 17 दिया नहीं है, तो इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसका हम डिप्लॉयड रहेंगे, 2n इसका और n इसका, तो हो गया एलो ट्रिप्लॉयड, और आंसर क्या आ जाएगा, 27। समझ गए, इसका 2n लेंगे, इसका n लेंगे, तो कितना हो गया, 3n हो गया ना। दो अलग अलग स्पीसीज इन्वॉल्व है, तो 3n यानी कि एलो ट्रिप्लॉइड कहेंगे। तो ये 27 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, जब 4 ओ क्लॉक होता है तो वहां पे वेरीगेटेड लीफ क्यों आता है। तो 4 ओ क्लॉक यानी कि मिराबिली जलापा की बात हो रही है, और यहाँ पे किसने काम किया था आपका पता ही होगा,
1908 में किसने जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज किया था, उन्होंने किया था। तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का जो जीन था cpDNA, उसमें कुछ वेरिएशन था, डिफेक्टिव जीन था, जिसकी वजह से वेरीगेटेड लीफ देखने को मिला। आप कमेंट सेक्शन में बताओ इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में किसने बताया था? किसने? कार्ल कोरेंस ने बताया था, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन है कि जब हम इंडिविजुअल हेटेरोजाइगोट को देखते हैं डुप्लीकेशन के लिए, तो डुप्लीकेशन के दौरान यानी कि पेयरिंग के दौरान जो होता है लूपिंग हो जाता है, तो वो कब होता है? तो यही मैं बता दिया ना, डुप्लीकेशन का मतलब है पेयरिंग करना। मतलब जाइगोटीन है, पेयर कर रहा है, तो वहां पे पेयरिंग नहीं हो पाता है, लूप डिलीशन की वजह से लूप आउट हो जाता है। तो वो कब होता है आपका जाइगोटीन? और जाइगोटीन कब आता है? प्रोफेज फर्स्ट में आता है भैया। देखो कोई भी क्वेश्चन है इतना टफ नहीं है, जितना आप समझते हो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लगा के कर लो। अब देखो मेंडल के एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को चूज किया था, यानी 14 कैरेक्टर को लिया था, 7 पेयर, जो कि फोर फोर क्रोमोसोम पे लोकेटेड थे। ठीक है, वो कौन कौन क्रोमोसोम थे वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मेंडल ने क्या नहीं यूज किया था? पोर्ट का कलर लिया था कि ग्रीन है कि भैया येलो है। पोर्ट का शेप लिया था कि राउंड है कि व्रिंकल्ड, ये सब। पोर्ट का शेप मतलब कंस्ट्रिक्टेड है कि फूला हुआ है। पोर्ट का लेंथ नहीं लिया था, पोर्ट का लेंथ नहीं लिया था भैया, स्टेम का लेंथ लिया था कि छोटा है कि बड़ा है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। लिंकेज टर्म किसने दिया था? लिंकेज टर्म दिया था टीएच मॉर्गन ने। कंफ्यूज होना अगर वो रहते हैं यहाँ पे बैटसन एंड पुनेट, तो आप कंफ्यूज होते। बैटसन एंड पुनेट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था लेथायरस ओडोरेटस के ऊपर, कपलिंग और रेपल्सन का। ठीक है, मेंडल ने क्या किया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब लॉ ऑफ मेंडलिज्म दिया था। लॉ ऑफ जेनेटिक्स, सट्टन एंड बावेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। अगर यहाँ पे 3 जीन है, देखो अगर जीन को अरेंज करने के बाद आया आपको पूछे सीक्वेंस, तो सबसे बढ़िया यही है क्रॉसिंग ओवर, जिनके बीच में जितना ज्यादा रहेगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा रहेगा तो दूरी क्या रहेगा? ज्यादा। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किसका ज्यादा है? तो 28% ज्यादा है, मतलब ए सी एकदम दूरी दूरी रहेंगे। तो ए सी एकदम दूरी दूरी पे देख लो कहाँ पे है, इसी में है। तो ए सी हो गया, पहले ए लिख दो, फिर सी लिख दो, फिर क्या है बी और ए, फिर बीच में बी आ गया। तो देख लो कहाँ पे ए बी सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा रहेगा उसकी बीच की दूरी ज्यादा रहेगी, सिंपल बात है। अगर ये लिंकेज हो जाता तो उल्टा, अगर मैं कहता था कि भैया बी और सी के बीच में लिंकेज 28%, तो लिंकेज मतलब है जिसके बीच में लिंकेज कम रहेगा वो उसकी दूरी ज्यादा हो जाएगा। लिंकेज कम रहेगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो लिंकेज ज्यादा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बेजरिंग ने कंटाजियम वाइमम फ्लूइडम के बारे में बताया, वायरस के बारे में, कि वायरस जो होते हैं भैया स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और फिल्टर पेपर से, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से ऐसे छानने पे छान जाते हैं। तो वो कब दिया था? 1892 में दिया था। हाँ 92 को लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो, मैं समझता हूँ, तो गूगल पे चेक कर लेना, और अगर 94 है तो बताना, मेरे को जहां तक पता है 92 है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायरसेस कैसे होते हैं? तो वायरस के पास कोई भी मशीनरी नहीं होती है, वायरस अपने मेटाबॉलिज्म के लिए होस्ट पे पूरी तरह से निर्भर होता है। तो ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है, इंटर नहीं इंट्रासेलुलर ना। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज दैट कंटेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं पूछ रहा है, नहीं तो MS2 मार देते। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पूछ रहा है, तो 5 6 होगा, याद रखना। इनके पास तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेज क्या है भैया? तो प्रोफेज वो है जो मतलब बैक्टीरियोफेज डीएनए लेके आया, तो ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है उसके साथ एसोसिएट होकर रह गया, तो उसको प्रोफेज बोलते हैं। तो अफेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम। ठीक है, आरएनए नहीं होता। नॉट करेक्ट पूछ रहा है भैया, आर्किया इंसेंसिटिव, आर्किया क्या है? सेंसिटिव टू क्लोरमपेनिकल। तो आर्किया क्लोरमपेनिकल के प्रति सेंसिटिव नहीं होता, इनसेंसिटिव होता है। ठीक है, इसका इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यही सही होगा। नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो आर्किया सेंसिटिव टू एनाइसोमाइसिन सेंसिटिव होता है, आर्किया इनसेंसिटिव टू रिफामाइसिन, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, ये भी सही है। तो ये आपका गलत है, यानी कि ए ही सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोफिल आर्की बैक्टीरिया? तो भैया देखो ये सिफेलोस्पोरियम फंजाई है, ये होगा नहीं। बॉर्डिटेल्ला करके ये भी बैक्टीरिया है नॉर्मल सा, ये होगा नहीं। कोरिनोबैक्टीरियन ये भी नॉर्मल बैक्टीरिया है। तो थर्मोफिल्स आर्की बैक्टीरिया बना कौन? पायरोडिक्टियम। लार्जेस्ट नोन बैक्टीरिया कौन है भैया? यहाँ पे देखो यही थियोमार्गरेटा निम्बियंसिस के बारे में हम बार बार बताते हैं। देखो लार्जेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो बहुत सारे, जैसे
थियोमार्गरेटा निम्बियासिस है, इपिलुशियम फिशरसोनी है, फिर कभी-कभी एक आक और होता है, बेजिएटोवा को भी कभी-कभी बोलते हैं। तो ये दो याद रखना, थियोमार्गरेटा निम्बियंसिस और इपिलुशियम फिशरसोनी, ये दोनों लार्जेस्ट में आते हैं। स्मॉलेस्ट तो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, समझते हैं ना। जूग्लिया स्टेज, जब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया एक कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स में एग्रीगेट हो जाते हैं ना, तो उसे जूग्लिया स्टेज बोलते हैं। जस्ट लाइक द जो वो होता है ना, अरे प्लेकिया स्टेज की तरह, वैसा ही। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरियोफेज जब जैसे ट्रांसडक्शन करता है तो वो कैसा रोल प्ले करता है? डोनर का कर सकता है? नहीं, डोनर का तब कर सकता है जब बैक्टीरियोफेज अपना खुद का डीएनए बैक्टीरिया को देता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया का डीएनए ही ट्रांसफर करा रहा है, तो वो वेक्टर की तरह काम करेगा। लाइसोजेनिक स्टेन को हम टेम्परेट फेज बोलते हैं और इसको एविरुलेंट फेज भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों होगा। लाइसोजेनिक है, लाइटिक को हम विरुलेंट फेज बोलते हैं और लाइटिक फेज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ वाटर है जो प्लांट को अवेलेबल होता है यूटिलाइज करने के लिए? वो होता है क्रिसार्ड। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड होलार्ड। जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है उसे कहेंगे इकार्ड, और जो अवेलेबल उसे क्रिसार्ड। हाइग्रोस्कोपिक वो वाटर है जो मिट्टी के कण होते हैं छोटे छोटे, उससे बाइंड होते हैं, तो उसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर जो ग्रेविटी के प्रभाव से नीचे चला जाता है। केमिकली कंपाउंड वाटर, कंबाइंड वाटर क्या होता है भैया? जैसे CaSO4 इंटू 2H2 है, तो ये जो 2H2 है केमिकली कंपाउंड, तो ना ये प्लांट लेगा, ये ना ये लेगा, ना ये लेगा, लेगा क्रिसार्ड। नॉट अ ट्रू जीरोफाइट, तो देखो अपुंसिया ट्रू जीरोफाइट है, कैलोट्रॉपिस भी ट्रू जीरोफाइट में आता है। ये देखो आपका थोड़ा सा ये आ सकता है हेलोफाइट के, कैजुरेना ना जो है, इसको हम मोस्टली हेलोफाइट बोलते हैं, और आर्जीमोन भी जीरोफाइट में आता है। तो आंसर जो है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगर आपको आर्जीमोन लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्यूशन में से एब्जॉर्ब करके, तो सॉल्यूशन में से एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब वो क्या है? वो ऑस्मोट्रॉफ है। फैगोट्रॉफ जो डायरेक्ट किसी चीज को इंजेस्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं। डेट्राइटिवोर्स क्या होते हैं? जो सड़े गले मरे हुए ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। सेप्रोफाइट्स भी यही आते हैं डेट्राइटिवोर्स की तरह। सेप्रो भी जो डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लें। एबाइसल जोन वो क्या होता है? जहां पे सूरज की रोशनी समुद्र के अंदर नहीं जा पाती है, एकदम नीचे गहरा वाला पार्ट होता है, ठीक है। जहां पे क्या होता है, अ कंटिनेंटल शेल्फ एक्सटेंडिंग आउटवर्ड टू इट्स एज ऑफ वाटर डेप्थ अबाउट 20 अंडर, हाँ ठीक है, यही कर सकते हैं। ये नहीं होगा डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन, नहीं नहीं, ठीक है डीपेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन मोर करेक्ट ये होगा। एबाइसल जोन वो है एकदम समुद्र का वो वाला भाग जहां पे सूरज की रोशनी नहीं जा रही है, ऐसे कहो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकम इफेक्टिव, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था 1987 में, 1987 में, और ये इफेक्टिव हुआ था 1989 से। तो राइट आंसर यही है भैया, ओजोन गैस को रिलीज होने से रोकने के लिए, ओजोन गैस, अरे ओजोन सॉरी, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोटोकॉल आया था, यानी कि CFC वफसी का रिलीज कम से कम हो। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्लीन वाटर का कितना होता है? तो क्लीन वाटर के लिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है 1 मेगाग्राम पर लीटर। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच आर रिक्वायर्ड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेडेट द ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द वाटर, ठीक है। तो अगर देखो 4 मेगाग्राम पर लीटर से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा तो वो मोर पॉल्यूटेड रहेगा। हाईली पॉल्यूटेड जो रहता है ना, उसका 4 मेगाग्राम पर लीटर होता है। अगर 4 mg पर लीटर से BOD बढ़ गया तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर में जाएगा। अगर एकुमुलेशन हो रहा है किसी भी केमिकल का, पेस्टिसाइड का, ट्रॉफिक लेवल के साथ साथ उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे जैसे पेस्टिसाइड हो गए, बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गए, हम खेत वोत में यूज करते हैं, वो बह के नाले में जाता, तालाब में जाता, तालाब में जाके यूट्राफिकेशन कराता। और जो पेस्टिसाइड होते हैं, मछली खाते, मछली को पंछी खाते, तो पंछी के अंदर जाके उसका एकुमुलेशन होता है, बायोमैग्निफिकेशन होता, जिसके वजह से क्या होता? पंछी का एग का मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होता, जिसके वजह से वो अंडे देता, और अंडे में से बच्चे निकलने से पहले ही अंडा टूट जाता और बच्चा बेचारा धरती पे आने से पहले ही मर जाता। तो रिचल कर्सन थे, तो रिचल कर्सन बताया भैया आपको द साइलेंट स्प्रिंग नाम का नोवेल लिखा। उन्होंने बोला कि अगर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज होगा, तो पेस्टिसाइड का यूज होने से क्या होगा कि
once a time spring will come but there are no any bird in the garden to sprinkling, मतलब चहचहाने के लिए क्या होता है, क्रिपलिंग होता है ना, चहचहाना जो भी है, चिरपिंग चिरपिंग। तो भैया यही है, रिचेल कर्सन के बारे में याद रखना, द साइलेंट स्प्रिंग के बारे में याद रखना, ये सारी चीज। चलो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 78 द क्लाइमेक्स पैटर्न थ्योरी, तो सक्सेशन होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी बाय द अनदर टाइप ऑफ प्लांट कम्युनिटी। तो सक्सेशन के क्लाइमेक्स स्टेज के लिए अलग अलग इकोलॉजिस्ट ने अलग अलग थ्योरिया दी थी। जैसे क्लाइमेक्स पैटर्न दिया था विटेकर ने, बताया था कि ये क्लाइमेक्स जो स्टेज है अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। टेंसले ने देखो इकोसिस्टम टर्म दिया था 1935 में। क्लीमेट्स ने क्या दिया था, क्लीमेट्स ने दिया था मोनोक्लाइमेक्स, मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी। और इन्होंने पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी भी दिया था, इन्होंने पॉलीक्लाइमेक्स दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बायोकेमिकल साइकिल है जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट नहीं होता है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है, बिजली की लाइटनिंग होती है तो फिक्स होता है। देखो फास्फोरस साइकिल हो गया और ये सल्फर साइकिल हो गया, ये सेडिमेंट्री साइकिल है, याद रखना, ठीक है, ये आंसर होगा। कार्बन साइकिल तो जानते ही एनवायरमेंट होता है। डोमिनेंट प्लांट इन बॉग इकोसिस्टम, तो बॉग मॉस किसे बोलते हैं, स्फैग्नम को। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बॉगनवेलिया में थोर्न किसका मॉडिफिकेशन होता है, तो बॉगनवेलिया में थोर्न, एक्चुअली में थोर्न की बात करें तो ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन, हम मार्फोलॉजी में कई बार बताए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि फाइलोटैक्सी कैलोट्रॉपिस में कैसा होता है, तो ये होता है आपका अपोजिट, और अपोजिट में भी कैसा होता है, डिकसेट होता है, यानी कि ऐसे, एक ऐसे रहेगा तो एक इधर ऐसे ऐसे करके, ठीक। अपोजिट में डिकसेट मतलब तुरंत निकलेगा, और ऐसे अल्टर अल्टर में देख लेना। अरे यार कैलोट्रॉपिस नहीं जानते हो, मदार। कौन सा ऐसा है जो यहाँ पे लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो देखो ये कुकुम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, वाटरमेलन, ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, किसका होता है, स्टेम का। और पी में जो टेंडिल होता है वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। कितना सिंपल है। फ्लावर अरेंज ओनली वन साइड इन रैकिस, तो स्पाइक में नहीं रहेगा, स्पाइक में दोनों तरफ रहेगा, कैटकिन में भी दोनों तरफ होता है, स्पैडिक्स में भी ऐसा तरफ और नहीं होता है। एक मासल स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर फ्लावर। सेकंड जो है, सेकंड पे ही एक तरफ फ्लावर होता है। याद रखना, कैटकिन पाया जाता है मलबेरी में, स्पैडिक्स पाया जाता है बनाना और मेज में, याद रहेगा ना। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसको किसी भी तरह से काटने में दो बराबर भागों में कट जाता है। तो पी जो होता है जाइगोमार्फिक होता है, बीन जाइगोमार्फिक होता है, कैसिया जाइगोमार्फिक होता है। चिली जो मिर्च है आपका सोलेनेसी का, ये एक्टिनोमार्फिक फ्लावर होता है। कार्टन का एस्टिवेशन, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्टन में कैसा होता है, ट्विस्टेड। अब ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है कार्टन में, तो मतलब जिसका एक आर्म अंदर एक आर्म बाहर है उसको हम कहेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। देख लो किसका एक अंदर एक बाहर है, देखो ये एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ये है। इसको क्या कहेंगे, वाल्वेट कहोगे आप, इसको क्या कहोगे, इम्ब्रिकेट कहोगे, इम्ब्रिकेट है। और इसको क्या कहोगे, वेक्जिलरी, वेक्जिलरी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, वेक्जिलरी, हाँ हाँ फैबेसी का कैरेक्टरिस्टिक है, सही करे हो। अब देखो ये पहचानना बहुत सिंपल है। आप कहोगे फ्लोरल फॉर्मूलास कैसे पहचाने, एंड्रूसियम देखो पहले आप, 9+1 अरेंजमेंट, क्या कह रहा है, डाई एडल्फस कह रहा है, डाई एडल्फस क्या होगा, स्वीट पी होगा। देखो कैसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है एक्टिनोमार्फिक फ्लावर। एक्टिनोमार्फिक कैसे होगा, पी का एक्टिनोमार्फिक कैसे, ये गलत दिया है, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, ये गलत है। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स जो है 5 है, इसका मतलब होता है फ्यूज है एक दूसरे से। कोरोला जो है 5 अरेंजमेंट में है, एक अलग है, एक अकेला है, दो साथ में है, फ्री है, और दो साथ में फ्यूज्ड है। एंडोसियम जो है 9 एक साथ में, एक अकेला, मतलब डायडल्फस। गाइनोसियम देखो क्या है, ओवरी देखो सुपीरियर है, मोनोकार्पेलरी है, तो ये क्या हो गया, डायडल्फस। अब देखो और देख लो, चीली नहीं होगा, चीली रहता तो भैया वहां पे 5 स्टेमेन होते ना। चलो, अरे पढ़ना सीख लो, कब सीखोगे, ओपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बॉटनी कोई आएगा पढ़ाने के लिए, टेक्सोनॉमी दे देगा, तो आना चाहिए सब ना आपको, नहीं आता है? अरे अच्छा, आप अभी तैयारी कर रहे हैं मैथ्स एंट्रेंस का, कर लो सीख लोगे। देखो अब टेट्राडायनामस स्टेमेन है, क्रूसीफेरी में पाया जाता है, 6 स्टेमेन होते हैं, 4+2, ठीक। मालवेसी में कैसा होता है, मोनो एडल्फस होता है, मोनोथेकस होता है। अगला क्वेश्चन है देखो, अब ये, अब देखो ये क्या है आपका, यूनिकोस्टेट है, पैरालल है। पहला क्या है, यूनिकोस्टेट है, मतलब एक यहाँ पे मिडरिप गई है ना, आप देख रहे हो ना,
तो यहाँ पे मल्टी कोस्टेड कह रहा है, मतलब गलत है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे मिडरिप गए हुए हैं, मिडरिप, तो ये मल्टी कोस्टेड पैरालल होना चाहिए, बी मल्टी कोस्टेड होना चाहिए, यूनिकोस्टेड कह रहा है, गलत है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी कोस्टेड पैरालल होना चाहिए, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब चारों तरफ फैला होता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब डी देखो यूनिकोस्टेड कह रहा है, रेटिकुलेट कन्वर्जेंट, जहां ये कन्वर्जेंट नहीं है, डाइवर्जेंट है, चारों तरफ फैला हुआ है, ठीक। यूनिकोस्टेड, यूनिकोस्टेड वैसे है नहीं, देखो मल्टी कोस्टेड, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, यहाँ से गया है, तो ये मल्टी कोस्टेड रेटिकुलेट कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट देखो सारे एक जगह मिल रहे हैं ना, एक जगह मिल रहे हैं ना, एक जगह सारे मिल रहे हैं ना वेंस, तो एक जगह जो मिल रहे हैं वो कन्वर्जेंट होता है। अगर अलग अलग जगह है देखो तो ये डाइवर्जेंट है, मतलब समझो बायोलॉजी का। तो क्या सी होगा ना आंसर इसका। अगला क्वेश्चन चलो, एंथोफोर क्या होता है, देखो एंथोफोर होता है, एंड्रोफोर होता है। एंथोफोर इज द इंटरनोडल इलोंगेशन बिटवीन द कैलिक्स एंड कोरोला, तो ए वाला है। एंड्रोफोर क्या होता है, वो होता है कोरोला और एंडोसियम के बीच में। अगला क्वेश्चन है भैया, देखो ये सिलेन और पैसिफ्लोरा में मिलेगा, याद कर लेना। लेटरल रूट कहां से मिलेगा, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, बस इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, वैस्कुलर कैम्बियम इन सेकेंडरी ग्रोथ, बस कहां से, पेरिसाइकिल से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम किससे बनेगा, तो भैया वैस्कुलर कैम्बियम से बनेगा। फेलोजेन नहीं भैया, फेलोजेन से सेकेंडरी कार्टेक्स से सब बनता है, ठीक। द सेल ऑफ इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, स्टार्च सीड बोलते हैं, स्टार्च सीड बोलते हैं, तो क्या होगा ज्यादा, स्टार्च होगा। कहोगे सर आप तो ऐसे बता दे रहे हैं, हमको तो डर लग रहा है। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जो भी यूट्यूब पे मैं वीडियो डालता हूँ, कहीं का भी पेपर सॉल्व कराता हूँ, आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सीवीटी, सीपीईटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक। रिवर्स मेथडोलॉजी हमेशा से बेस्ट रही है, बेस्ट रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, चलो देखते हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल सेल आर टू सेल प्रोएम्ब्रियो डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स वाल, तो जो आपका टर्मिनल सेल होता है सोलेनाइड में ट्रांसवर्स होता है, कैरियोफाइलाइड में भी ट्रांसवर्स होता है, सही है। और लॉन्गिट्यूडिनल होता है क्रूसीफर में, बिल्कुल सही बात है। और क्या है चिनोपोडाइड में, चिनोपोडाइड में डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल, तो ये भी तो सही लग रहा है। चिनोपोडाइड में मतलब सही है, दोनों सेल बेसल और टर्मिनल दोनों पार्ट लेते हैं, तो ये तो तीनों एकदम करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट लग रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल। लेट मी चेक, एक मिनट रुकना आप। हाँ जी, मैंने अभी जस्ट चेक किया, तो मुझे पता चला भाई कि लॉन्गिट्यूड चिनोपोडाइड में भी लॉन्गिट्यूडिनल वाल के द्वारा ही पहला सेल डिवाइड होता है, टर्मिनल वाला। तो ये आप बताना, मेरे को तो सब सही लग रहा है वैसे। हम्म, क्योंकि कैरियोफेलाइड और सोलेनॉइड में दोनों ट्रांसवर्स वाल से होता है, क्रूसीफर और चिनोपोडाइड में लॉन्गिट्यूडिनल वाल से होता है। मैं आपको दिखाऊं तो, जैसे ये क्लास का देखो पीपीटी है ना, एकदम नीचे आपको दिखा देता हूँ, मैंने किया हुआ है। अगर आप हमारे कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो ये सब चीजें मैं अच्छे से बहुत पढ़ाया हुआ हूँ वहां पे, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे टर्मिनल लॉन्गिट्यूडिनल क्रूसीफर ओनाग्रेड और स्टेरॉइड में, ट्रांसवर्स वाल सोलेनॉइड और कैरियोफाइलाइड में, चिनोपोडाइड में भी क्या होता है, यहाँ पे भी लॉन्गिट्यूडिनल वाल ही होता है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। चलो इसको होल्ड पे डालते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। अरे आपको कुछ लोग होंगे जो ज्यादा जानते होंगे मेरे से। ठीक, आगे चलते हैं। कैम्बियम जनरली ज्यादा एक्टिव किस साइड होगा, तो अंदर के साइड पे ज्यादा एक्टिव होता है, अंदर के साइड पे सेकेंडरी जाइलम बनाता है, जिसकी वजह से पित्त रैप्चर हो जाता है, फिर बाहर का फ्लोएम भी रैप्चर हो जाता है, तो कैम्बियम ज्यादा एक्टिव रहेगा इनर साइड पे। अगला क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट, तो चलो देखते हैं। इन डाइकाट स्टेम द सेल कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर, बिल्कुल सही बात है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहता है, फिर बाद में उसको जो पिथरेज होती है वहां से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना के रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम बना लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल सही बात है भाई, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में यही चीजें दिया गया था। सेकेंडरी ग्रोथ अकर इन द स्टेम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, हाँ जी,
तो अभी जस्ट मैं आपको बताया ही कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा बनता है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर इन स्टेम है रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही बात है भैया। सेकेंडरी ग्रोथ जो है आपका जिम्नोस्पर्म और डाइकाट में होता है, या सीएसआईआर में भी चीजें पूछी जाती है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स आल्सो नोन एज फिलोजेन, अरे भाई फिलोजेन नहीं, फिलोजेन तो कार्ग कैम्बियम को बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, फिलोडर्म बोलेंगे ना सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। हाँ, तो ये क्या हो गया, यही गलत है तो यही सही है। प्लेट ऑफ आर्की स्पोरियल सेल, देखो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, अगर आपसे नहीं बनता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। डायंसिया करके प्लांट है, उसमें प्लेट ऑफ आर्की स्पोरियल सेल, ऐसे क्वेश्चन को लेके आप सोचेंगे नहीं। अरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हो, अगर 5 क्वेश्चन ना बने तो क्या दिक्कत है, 45 क्वेश्चन बन जाए, 45 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए। ऐसे मुंडी लटका के ना इसे डिप्रेशन में नहीं, अरे हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, 45 क्वेश्चन बना के आओ पहले, परेशान क्या होते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। प्लम्बैगेला टाइप का एम्ब्रियो सैक में कितना होता है भैया, टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लियट होता है। पीनिया और ड्रूसा वहां पे 16 टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लियट होता है, तो ये टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लियट होता है। आप कहोगे देखो ना मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें ना, देखो अब जैसे मैं ये खोल लिया तो आपको दिखाई देता हूँ, अगर आप यहाँ तक पहुंचे, देखो एक एक चीजें एकदम बढ़िया से पढ़ाया गया है एकदम। देखो मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो ये सब एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करके। देखो यहाँ पे कौन था, प्लम्बेगेला टाइप था, टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, देख रहे हो सब चीजें एकदम बढ़िया तरीके से है। कोर्स में आना चाहते हो ओपीएससी के लिए कोई भी एग्जाम, मैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, अगर मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ना, वहां से लगभग 95 क्वेश्चन होते हैं जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ाया वही से रहते हैं। ठीक, आगे आओ। हाउ मच टाइम टेकन फॉर पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा बीटा वल्गरिस, अब इसको लेके भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनरिलेवेंट क्वेश्चन है। हम तो इसको देंगे 2 हावर, 2 से 3 हावर दे सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ दो। आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है आंसर की में जो आंसर दिया वो कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि कौन सा ऐसा जेनरा है जहां पे वाल फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो देखो वाल फॉर्मेशन आपका न्यूक्लियर वाले में नहीं होगा, तो सिट्रस हो गया और जैंथेनोमम हो गया, यहाँ पे सेलुलर वाला देखा जाता है तो ये आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पे न्यूक्लियर दोनों में होता है तो दोनों में से एक आंसर होगा, कैलोस्पर्मम और कार्डियोस्पर्मम, लेकिन ये अनरिलेवेंट क्वेश्चन है। तो 50 में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अनरिलेवेंट होते हैं। ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स ये क्वेश्चन आएंगे नहीं दूसरे एग्जाम में कभी। आपके एग्जाम में आएगा ना एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा जिसका आप गूगल भी करोगे ना, मैं इस क्वेश्चन के लिए कितना बार एआई बहुत सारा देखा, लेकिन मुझे मिला नहीं। चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, नेक्स्ट किसी पेपर के साथ। आपके पास कोई भी पेपर हो नए में तो आप भेज सकते हैं, किसी भी स्टेट का मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।